होगा। दोस्तों अब ये तो था हमारा मध्य भारत का पठार। अब बात करते हैं दोस्तों हम किसके बारे में, अब दूसरे नंबर का हमारा भूभाग कौन सा है दोस्तों, दूसरे नंबर का हमारा जो भूभाग है वो कौन है दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार के विषय में हम बात करें तो बुंदेलखंड का जो पठार है दोस्तों उसकी स्थिति क्या है, तो यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा भाग किसका, दतियापुरा यहाँ से आ जाइए आप, कौन सा, पन्ना वाला भाग, और कौन सा वाला भाग दोस्तों, ये वाला भाग, सागर भी इसमें सम्मिलित रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से भाग आ जाएंगे दोस्तों, एक तो आपका ग्वालियर, एक आपका दतिया, एक आपका दतिया, एक आपका हल्का सा शिवपुरी, उसके बाद हल्का सा अशोकनगर, सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निमाड़ी। आपको दिख रहा होगा निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, शिवपुरी, दतिया एवं ग्वालियर वाले जो एरिया हैं ये किस में आते हैं, आपके बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और अगर आपको जिले याद नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोकेशन याद रख लो कि जो पूर्वी वाला भाग है, कौन सा वाला, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग कौन सा कहलाता है दोस्तों, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी वाला जो भूभाग है हमारा, ये कौन सा भूभाग कहलाता है भैया, हमारा बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। ये इतना एरिया कौन सा एरिया कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। और बुंदेलखंड के पठार के विषय में हम बात करें तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ध्यान से याद करने का प्रयास करना, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है हमारी सिद्ध बाबा। कौन सी है, सिद्ध बाबा। तो जो सिद्ध बाबा है इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओ, 1172 मीटर। कौन सी है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, सिद्ध बाबा की। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा, 1172 इसकी क्या है, 1172 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब ये बुंदेलखंड के विषय में हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो हम सबसे पहले जिलों के बारे में बात करेंगे। तो जिले कौन कौन से हो गए आपके, हो गया दतिया, एक आपका हो गया ग्वालियर, उसके नीचे क्या है दोस्तों, हल्का सा शिवपुरी, टीकमगढ़ हो गया, निमाड़ी हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया और सागर हो गया। तो लगभग सागर संभाग आपका पूरा आ जाता है। उसके बाद ये तो थे हमारे जिले। अब यहाँ पर जलवायु की बात करें तो यहाँ पर भी कौन सी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन यहाँ बारिश थोड़ी सी तेज होती है। और यहाँ पर बारिश कितनी होती है दोस्तों, 75 से लेकर कितने सेंटीमीटर तक होती है, 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तो दोस्तों वन की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मान के चलो सागौन है, महुआ है और तेंदुपत्ता, इस प्रकार के जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के कौन से, बुंदेलखंड वाले इलाके में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कृषि की। तो यहाँ पर कृषि कौन सी होती है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था मालवा के पठार में, हमारे मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन हो रहा था, सरसों। लेकिन यहाँ पर किसका उत्पादन हो जाएगा, ज्वार, बाजरा के बाद कौन सा, गेहूं। अच्छा ये क्यों ऐसे पाए जाते हैं, ये इस प्रकार की खेती क्यों होती है, तो दोस्तों यहाँ पर है जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी पाए जाने कौन से वाले इलाके में, इस वाले इलाके। अगर आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि छतरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको पता है कि छतरपुर हमारा किस जगह पर स्थित है, आपको लोकेशन याद रखना है कि कौन से पठार से संबंधित है। ये हमारा जो है बुंदेलखंड के पठार से संबंधित है, और बुंदेलखंड के पठार से संबंधित होने के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी, और यहाँ पर मैं कौन सी मिट्टी लिख देता हूँ, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, नदियां की। तो यहाँ की जो नदियां होती हैं ये नदियां कहलाती हैं कौन कौन सी, सिंध, बेतवा, धसान, केन। कौन कौन सी नदियां हैं, एक फ्लो में याद रख लेना, सिंध, बेतवा, धसान और कौन सी, केन। तो चंबल नदी कहाँ की प्रमुख नदी है, किस पठार की प्रमुख नदी है, तो आप क्या बताओगे, मध्य भारत के पठार की। लेकिन दोस्तों नदियां में जो हमारा बेतवा वाली जो नदी है किस पठार की है, बुंदेलखंड के पठार की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड के पठार की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, तो आप आंसर में क्या बताओगे, बेतवा वो नदी है जो बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है। तो ये तो थी किसके बारे में जानकारी, हमारे बुंदेलखंड के पठार के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में, मालवा के पठार के विषय में।
ठीक है, तो मालवा के पठार के विषय में बात करते हैं। तो मालवा के पठार के विषय में ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले इसकी लोकेशन अगर पूछ ली जाए कि मालवा का पठार किस जगह पर स्थित है, तो आप बताओगे मालवा का पठार मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचम बीच स्थित है और यहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है। यहाँ से कौन सी रेखा होकर जाती है? कर्क रेखा होकर जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करना कि आपको ये वाला इलाका ध्यान पे रखना है, बिल्कुल बीचम बीच वाला, बिल्कुल बीचम बीच वाला। लेकिन कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। ये वाला भाग कौन सा है? पूर्वी। तो ये वाला भाग कौन सा? पश्चिमी। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी वाला भूभाग है, पश्चिमी लेकिन कौन सा? बीच का जो भूभाग है वो कौन सा है? हमारा मध्य कौन सा है? मालवा का पठार। तो मालवा के पठार को ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ से समझने का प्रयास करना। सागर हुआ हमारा, रायसेन हुआ और ये हमारा होशंगाबाद हुआ। इस प्रकार से मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये लाल वाली लाइन को आप ध्यान से पकड़ने का प्रयास करते रहना इस प्रकार। तो आपको ये लाइन, लाल वाली लाइन दिख रही होगी, इसके ऊपर मैं ब्लू लाइन और खींच देता हूं। ये अब आपको ध्यान से समझना है और समझने का प्रयास करते रहना। ठीक है दोस्तों, देखा, एक सागर हो गया, रायसेन हो गया, होशंगाबाद हो गया, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, सीहोर हो गया, देवास हो गया, शाजापुर, राजगढ़, हमारा हल्का सा आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ, अलीराजपुर, धार। तो ये सारे जो इलाके हैं ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं हमारे मालवा के पठार से। मतलब कहने का मतलब कि कर्क रेखा जहां से होकर प्रवेश करती है और अंदर की तरफ आती है, वहीं पर कौन स्थित होता है? मालवा का पठार। और मालवा का जो पठार है दोस्तों, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और सर्वाधिक भूभाग पर अगर हम इस प्रकार से बात करें कि सर्वाधिक जो जिले आते हैं वो किस में संबंधित है? ये हमारे मालवा के पठार से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मालवा का जो पठार है, मालवा का जो पठार है किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो यहां पर दोस्तों चट्टानें हैं कौन सी? बेसाल्टिक चट्टानें। कौन सी चट्टानें? बेसाल्टिक चट्टानें। और मैं आपको बुंदेलखंड, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके के बारे में बताना भूल गया था कि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट एवं नीस। यहां पर नीस भी लिख देता हूं। ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें पाई जाती हैं कहां पर? हमारी बुंदेलखंड के पठार में। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहाँ पर कौन सी? ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें। और यहाँ पर ये वाले इलाके में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आप क्या बताओगे? बेसाल्टिक चट्टानें। और बेसाल्टिक चट्टानें किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो मालवा के पठार में पाई जाती हैं। अच्छा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? सिगार। क्या बताओगे? जो सिगार जो चोटी है ये हमारे मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। सिगार जो चोटी है ये हमारे मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी लंबाई अगर वो, इसकी ऊंचाई अगर वो पूछ ले तो आप कितनी बताओगे? 881 मीटर। कितने मीटर? 881 मीटर। और इसके अलावा भी इसकी अलग अलग, जैसे मान के चलें जाना पावा या जाना पाव, ये इंदौर की एक पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिए तो 854 मीटर, है ना। तो इस प्रकार की जो हमारी जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? मालवा में पाई जाती हैं। मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या बताओगे? सिगार। 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये तो था आपके मालवे के बारे में, हमने छोटी सी चीजें देखी। अब मालवा के जिले अगर आपसे पूछ लिया जाए, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, ये सारे जिले आप उनको बता देना। और अपनी कॉपी में जो आपने मैप बनाया होगा, पढ़ने वालों ने बनाया होगा, नहीं पढ़ने वालों ने तो कोई कुछ भी नहीं किया होगा, तो इस तरह का जो मैप आपने बनाया होगा इसमें ऐसी लाइन खींच लेना। ठीक है, अब जिले के हमने देख लिया। जलवायु, यहाँ की जलवायु अगर पूछ ली जाए आपसे तो आप यहाँ पर क्या बताओगे? जो जलवायु पाई जाती है वो सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु पाई जाती है, समान जलवायु पाई जाती है। और यहाँ का जो कह सकते हैं अपन बारिश जो होती है, ये बारिश होती है दोस्तों 100 सेंटीमीटर से कितने? 125 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जा रही है? बेसाल्टिक चट्टान पाई जा रही है। तो बेसाल्टिक चट्टान पाई जा रही है और यहाँ पर बारिश भी कितनी हो रही है? 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ का वन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं दोस्तों कृषि के बारे में। तो यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें हैं। अभी देखना, बेसाल्टिक चट्टानें जहाँ पर भी रहेंगी, आपको कहीं भी, आप कहीं भी पढ़ लें, वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ें, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ें, एमपी में पढ़ें, तो किसी भी जियोग्राफी पोर्शन को अगर आप पढ़ने जाते हैं और आपको जैसे ही बेसाल्टिक नाम लिखता है तो आप याद कर लेना यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में, एक सेकंड फोन आ रहा है, तो कहां पर थे दोस्तों? हम थे काली मिट्टी पे। जहां भी आपको बेसाल्टिक लगता, जहां भी आपको बेसाल्टिक सुनने में आता है, आप समझ जाना कि काली मिट्टी की बात हो रही है। कौन सी मिट्टी की? काली मिट्टी की बात हो रही है। बेसाल्टिक चट्टानें जो रहती हैं उस पर काली मृदा पाई जाती है। और जहां पर काली मृदा पाई जाती है वहां पर किस फसल की कृषि की जाती है? सबसे ज्यादा कपास। किसकी? कपास की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। अब अगली जो 3 क्लास रहेंगी वो मध्य प्रदेश की नहीं रहेंगी, अब वो किसकी रहेंगी? ज्योग्राफी की रहेंगी। तो कपास जो होती है दोस्तों काली मिट्टी में पाई जाती है। तो कपास मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उगाई जाती है? तो कौन सा? मालवा के पठार में। और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और कपास की बात हम कर रहे हैं तो कपास की फसल उगाई जाती है। कपास के बाद सर्वाधिक कौन सी वो फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको पता है चावल। चावल के बाद आपको पता है गेहूं तो हमारा कहीं पर भी उग जाता है। उसके बाद हमने मिट्टी के बारे में बात कर ली। और यहाँ की जो नदियां हैं, यहाँ की जो नदियां हैं, तो यहाँ की नदियों के बारे में याद रखना दोस्तों। चंबल, मैंने आपको बताया यहाँ से इंदौर से कौन सी नदी निकली है? चंबल नदी निकली है। तो यहाँ पर भी आपको चंबल याद रखना है, छिप्रा याद रखना है। चंबल, छिप्रा, काली सिंध, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, माही और बारना, है ना। तो ये नदियां आपको याद रखना है, चंबल, छिप्रा, काली सिंध, माही और बारना। ठीक है, तो अपन ने जिले देख लिए। जलवायु समान है। वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर, मतलब बारिश भी ज्यादा होती है। चट्टान कौन सी है? यहाँ पर अपन ने देखा बेसाल्टिक चट्टान है। उसके बाद कृषि किसकी होती है सबसे ज्यादा? गेहूं, चावल और किसकी होती है? कपास की होती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली पाई जाती है। नदियां कौन कौन सी हैं जल्दी बता दो? छिप्रा है, चंबल है, काली सिंध है, माही है और वारना है। इस प्रकार की जो नदियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती है? मालवा के पठार में पाई जाती है। लेकिन मालवा के पठार में एक बात हमको याद रखना है, मालवा के पठार में हमको एक बात याद रखना है कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार की जो जलवायु थी, फाइहान ने इसके बारे में एक बात करी थी। फाइहान, जी हाँ, मैं उसी फाइहान के बारे में बात कर रहा हूं जो फाइहान चीनी यात्री था। तो एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? फाइहान। और उस चीनी यात्री फाइहान ने यह कहा था कि जो मालवा के क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है, कौन सी? सम जलवायु, ये पूरे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। बेसाल्टिक चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मालवा के क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो चंबल संभाग है हमारा, इस चंबल संभाग को, जो चंबल संभाग जो है, इस चंबल संभाग जो है जो अधिकतर किस प्रदेश में आता है? मध्य भारत के पठार में आता है। तो मध्य भारत के पठार में कौन सा वो शब्द है जिसके पीछे प्रदेश लगा हुआ है? ये क्वेश्चन में आता है। तो चंबल संभाग जो हमारा जो मध्य भारत का पठार है, इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में जानकारी लेना थोड़ी सी, कि जो चंबल नदी है हमारी, ये चंबल नदी कहाँ से निकली है दोस्तों? ये चंबल नदी निकली है हमारी इंदौर से निकलकर कहाँ पर गई है? चंबल संभाग में ही गई है। तो चंबल नदी चंबल संभाग में अधिकतर ज़्यादा बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चंबल रखा गया है। अब आगे मैं आपसे बात करूं कि ये जो हमारा मध्य भारत का पठार है, इस मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाध्य प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है ना। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं कि चंबल नदी का नाम इसलिए चंबल पड़ा कि वो चंबल संभाग में जाती है। ये सही है कि चंबल संभाग का नाम चंबल संभाग इसलिए पड़ा क्योंकि वहां से चंबल नदी निकली? आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है ढूंढकर। दोस्तों ये तो थी हमारी किसके बारे में बात? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? रीवा पन्ना के पठार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रीवा पन्ना के पठार के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों रीवा पन्ना में ध्यान से समझने का प्रयास करना कि जो हमारा रीवा पन्ना है, जो हमारा रीवा पन्ना का जो पठार है, इस पठार को, रीवा पन्ना के पठार को किस नाम से जाना जाता है? रीवा पन्ना के पठार को, रीवा पन्ना के पठार को विंध्य
और कंगारी पठार के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य एवं कंगारी पठार या विंध्य और कंगारी प्रदेश, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों रीवा पन्ना का जो पठार है वो विंध्य का पठार या कंगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो जिले हम देखना दोस्तों ध्यान से समझेंगे, पन्ना, सतना, रीवा, ये ध्यान से समझने का प्रयास करना, पन्ना, सतना, रीवा। उसके बाद दोस्तों आपका थोड़ा सा भाग दमोह का और सागर की कुछ तहसीलें इसमें आ जाती हैं। पन्ना, सतना, रीवा, कटनी भी हल्का सा, कटनी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, कटनी नहीं आता है। पन्ना, सतना, रीवा, दमोह एवं सागर की भी कुछ तहसीलें आती हैं। कुछ तहसीलें कौन कौन सी आती हैं, एक तो बांडा तहसील है और एक कौन सी तहसील है, रेहला तहसील है। तो सागर की बांडा एवं रेहला तहसील के बाद दमोह, पन्ना, सतना और रीवा, ये सारे जिले जो हैं हमारे कौन से संभाग में आते हैं, रीवा संभाग में आते हैं। अब रीवा संभाग की स्थिति क्या है, तो ये जो हमारा रीवा संभाग है दोस्तों, फिर से एक बार गहरी नजर से देखने का प्रयास करना। इस प्रकार के जो जिले हैं जितने भी हैं, ये कहाँ पर आते हैं, हमारे रीवा संभाग में आते हैं। और रीवा संभाग की लोकेशन क्या है, इसकी हम लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन क्या है, तो ये हमारा ये कौन सा पठार था, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और हमारे मालवा के पठार के कौन सी दिशा में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये तो थी इसकी क्या स्थिति। इसके जिले भी हमने देख लिए कौन कौन से, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह एवं सागर की कुछ तहसीलें। इसके बाद इसकी जलवायु की हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जलवायु यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्रकार की ही जलवायु है और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर। ठीक है, वन को अपने को ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है ना। कृषि के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ की जो कृषि होती है वो होती है ज्वार और अन्य जो तिलहन फसलें होती हैं। कौन सी, एक तो होती है आपकी ज्वार और अन्य जो कौन सी होती है, तिलहन फसलें होती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मिट्टी की, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर बालुई मिट्टी यहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। कहने का मतलब दोमट मिट्टी का जो रंग रहता है वो लाल प्लस काली, ठीक है ना, याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों नदियों की, तो यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नदियों का जो आपको क्रम याद रखना है, नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद जरूर रखना। नदियाँ यहाँ पर होती हैं दोस्तों सोन, टोंस, केन और कौन सी एक नदी है, ब्योरामा। सोन नदी, टोंस नदी, केन नदी और ब्योरामा नदी जो है ये हमारे कौन से पठार की बात कर रहे हैं, रीवा पन्ना के पठार में बहती है। मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी है। कृषि किसके बारे में कौन सी कृषि होती है, ज्वार एवं तिलहन फसलों की। वर्षा 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। जलवायु कौन सी है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जिले के बारे में हमने देख लिए और स्थिति क्या है दोस्तों, हमारे मालवा के पठार के पूर्वी भाग में ये स्थित है। तो ये तो था हमारा कौन सा दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार। अब आखिरी वाला जो पठार बचा है हमारा नर्मदा सोन घाटी का पठार। कौन सा, नर्मदा सोन घाटी का पठार। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ रही हों तो लाइक का बटन जरूर दबाना दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके विषय में, रीवा पन्ना के पठार के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो रीवा पन्ना का जो पठार है, इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। नर्मदा सोन घाटी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो नर्मदा सोन घाटी जो है दोस्तों, ये मालवा के पठार के नीचे है। अगर मैं ऐसा कहूं कि जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश था, इससे संबंधित जो 5 भूभाग थे, तो इसका सबसे दक्षिणतम भूभाग कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य उच्च प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जो भूभाग आएगा वो नर्मदा सोन घाटी रहेगा, मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों किसके बारे में, नर्मदा सोन घाटी की स्थिति हमने देख ली। अब बात करेंगे हम इसकी जिलों के बारे में, कौन कौन से जिले आएंगे। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से मैं ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये जबलपुर वाला एरिया और कटनी वाले एरिया से यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो यहां से हमको सीधा सीधा जाना है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद होते हुए, हरदा होते हुए, खंडवा होते हुए, खरगोन, बड़वानी होते हुए, अलीराजपुर, धार, झाबुआ। यहाँ पर अलीराजपुर नहीं आएगा, यहाँ पर झाबुआ और धार से होते हुए
इस प्रकार से ये गई है। तो ये जो आपका एरिया है, ये जो आपको एरिया, ये आपको ध्यान में रखना है। जी, तो कौन कौन से एरिया आ गए हमारे? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ इत्यादि जिलों में से हमारी नर्मदा सोन घाटी का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। ये आप मैप में ज़्यादा गंदगी हो गई है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, उसके बाद हमारा हरदा, खंडवा, और क्या है आपका धार, झाबुआ और आपका बड़वानी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किस में याद रखना है? नर्मदा सोन घाटी में याद रखना है। और अगर आप याद नहीं भी रखते हो तो कोई कहीं से प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आपको याद क्या करना है? जलवायु। तो यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है दोस्तों? यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब बात करते हैं वन को, हमको इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। कृषि की बात करेंगे तो यहाँ कृषि सर्वाधिक कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास, चावल, मूंगफली और गेहूं की फसलें होती हैं। अब याद रखना दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा पठारी भूभाग है जो मध्य प्रदेश की अन्न पेटी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी वाला प्रदेश है। नर्मदा सोन घाटी वाला प्रदेश ही मध्य प्रदेश की अन्न पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब मिट्टी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखने का प्रयास करना। अब यहाँ पर हम नदियाँ की बात करेंगे तो नदियों के बारे में बात करेंगे तो नदियों के बारे में ध्यान से समझ लेना। पहली नदी मैं आपको बता रहा हूँ शक्कर, दूधी, देनवा। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, पलकमती, हथनी और हरनी। शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, पलकमती, हथनी और हरनी, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं दोस्तों? ये हमारी जो नदियाँ हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं और इन्हीं नदियों को नर्मदा सोन घाटी में सम्मिलित किया गया है और नर्मदा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। ये याद रखना दोस्तों, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, पलकमती, हथनी और हरनी, ये सारी नदियाँ नर्मदा सोन घाटी में स्थित हैं। ये तो था हमारा नर्मदा सोन घाटी का प्रदेश। तो दोस्तों हमारा मध्य उच्च प्रदेश तो हमने कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे, लेकिन हमको अभी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और है। तो मैं भी डाउन हो चुका हूँ और आप लोग भी डाउन हो रहे होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी इसको भी और समझने का प्रयास कर लेना। बस आपको 2 मिनट और लगेंगे। देखना, सतपुड़ा मेकल श्रेणी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ें जो हमने पढ़ी है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकल जो श्रेणी है इसकी स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है आपका, ये धारवाड़ एवं कड़पा चट्टान, गोंडवाना चट्टानों से निर्मित हुआ है। गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये दक्षिणतम भूभाग है। अब इसकी स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में है। नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक स्थित है। ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, तो ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? देखना, ये सीधी सिंगरौली शहडोल, उसके बाद हमारा कौन सा? जो डंडोरी वाला हिस्सा, अनूपपुर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सीधी सिंगरौली शहडोल को लेकर ये अनूपपुर को लेकर ये वाला पूरा इलाका किस में आ जाएगा आपका? किस में आ जाएगा आपका? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कौन कौन सा इलाका आता है? सीधी सिंगरौली शहडोल, डंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल
और खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ठीक है ना। ये इलाका किस में आता है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है। अब दोस्तों आपको आगे को मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से कौन लगा हुआ है? गुजरात लगा हुआ है। झाबुआ, यहाँ पर कौन लगा हुआ है? गुजरात लगा हुआ है। तो यहाँ पे गुजरात, जहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है दोस्तों बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, इतने एरिया तक की जो श्रेणी होती है, ये श्रेणी कहलाती है दोस्तों राजपीपला। राजपीपला क्यों कहलाती है? क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, ये जो आप प्रदेश देख रहे हो, इस सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा है दोस्तों? राजपीपला। दूसरा कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी। तीसरा कौन सा है? मेकाल श्रेणी, ठीक है ना। तो राजपीपला श्रेणी कहाँ से कहाँ तक आता है? गुजरात, मतलब जहाँ से गुजरात स्टार्ट है, गुजरात हमारे मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ से लेकर पूर्व की ओर कहाँ तक? बुरहानपुर के दर्रे तक कौन आ जाता है? हमारा राजपीपला की श्रेणी आती है। अब बुरहानपुर के दर्रे से लेकर हम चलते हैं कहाँ तक? छिंदवाड़ा तक। तो छिंदवाड़ा तक हमारी जो श्रेणी पड़ती है, इस श्रेणी को हम क्या कह सकते हैं? सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत की जो श्रेणी है, यहीं पर स्थित है एक पर्वत जिसका नाम क्या है? महादेव पर्वत। कौन सा पर्वत? महादेव पर्वत। और ये महादेव पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महादेव पर्वत पर ही हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी और सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ की चोटी। ये नोट कर लेना, धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितने मीटर? 1350 मीटर। ये तो थी दोस्तों सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं हम इसकी स्थिति। तो स्थिति आपको मैंने बता दी है, जिले मैंने आपको बता दी है। जलवायु, तो जलवायु पे आप क्या लिख दोगे? यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु। कौन सी? मानसूनी प्रकार की जलवायु। बारिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे भारी मात्रा में होती है, 125 से लेकर कितना? 150 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर मैं 65 कर देता हूँ। 65 से लेकर कितने सेंटीमीटर? 150। लेकिन 65 होती है तो कम मत समझना, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 65 बहुत कम होती है, बहुत कम चांस रहते हैं कि 65 होती है। अधिकतर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अब बात करते हैं किसके बारे में? कृषि के बारे में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बोई जाती है? ज्वार। लेकिन बात करें तो हम क्या? गेहूँ, चावल इत्यादि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। उसके बाद मिट्टी की बात करेंगे तो दोस्तों ये वाला जो इलाका है, ये किसके नीचे है हमारा? आपको पता है कि हमारा मालवा का पठार, यहाँ पर कौन सी बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी भी होती है, ये काली मिट्टी होती है। कौन से तरफ की? पश्चिमी भाग की। लेकिन जैसे जैसे पूर्वी भाग की तरफ आते हैं तो मिट्टी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। दोस्तों लाइट चली गई है यार, एक सेकंड। हमारी किस्मत अच्छी है कि भी लाइट आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी पाई जा रही थी वो कौन सी? कि इधर अगर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो कौन सी? काली। और पूर्वी क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो लाल मिट्टी पाई जा रही थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? नदियों के विषय में बात करते हैं। तो नदियों के विषय में हम बात करते हैं तो यहाँ की जो नदियाँ हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा। एक तो ताप्ती, वर्धा और वैनगंगा। तो ताप्ती, वर्धा एवं वैनगंगा जो नदियां हैं वो कहाँ की नदियां हैं? यहाँ हमारे कौन सा वाला भाग पड़ रहा है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी का भाग पड़ रहा है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो नर्मदा, वर्धा एवं वैनगंगा है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई नदियां। अब दोस्तों जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कौन सा वाला पार्ट? हमारा बघेलखंड का पार्ट। वैसे यहाँ तक तो बहुत कम स्टूडेंट ही पहुँच पाए होंगे जहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं, कई लोगों ने तो बंद कर दिया होगा, लेकिन यहाँ तक जो लोग पहुँच गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं दोस्तों, क्यों किसके बारे में बात करेंगे? बघेलखंड के बारे में बात करेंगे, पूर्वी पठार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है ये देखने का प्रयास करना। हमारा सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे। डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, शहडोल और डिंडोरी। दोस्तों अगर आपको मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो हमने अब भी सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में पढ़ के आए, तो ये फिर कैसा रहा? तो लेकिन दोस्तों क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में ले गया तो हम इसको कोई और नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ जिले इसमें हमारे बघेलखंड के पठार में भी आ गए। तो बघेलखंड के पठार में कौन कौन सा? हाँ, उससे पहले हमारा देखना 3 श्रेणी थी, राजपीपला, सतपुड़ा और मेकल श्रेणी। कहाँ से कहाँ तक है? मेकल श्रेणी है छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट तक, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट तक
या हम कह सकें सीधी सिंगरौली तक, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे बघेलखंड की बात कर रहे थे, तो बघेलखंड में दोस्तों सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी एवं अनूपपुर आते हैं। ये तो उनकी स्थिति कहाँ है, इनकी स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। जिलों के बारे में पढ़ लिया। जलवायु कौन सी, यहाँ पर भी जो जलवायु होती है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा दोस्तों यहाँ पर 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो कृषि है, सबसे ज़्यादा यहाँ की मुख्य कृषि कौन सी है दोस्तों, तिलहन फसलें हैं, तिलहन और चावल। तिलहन और चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके बाद गेहूं, ये सारी इसकी अन्य फसलें हैं। मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ लाल प्लस पीली मिट्टी हमको देखने को मिलती है। नदियों की बात करेंगे तो नदियाँ कौन सी हैं, सोन, रेहिंद और जोहेला। सोन, रेहिंद और जोहेला जो नदियाँ हैं वो बघेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी लाइट चली जाती है और काफ़ी विषम परिस्थितियों में जैसे तैसे संसाधन जुटा के मैं क्लासेस लगा रहा हूँ। ये केवल मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आप तक मेरी क्लासेस पहुँचे, मैं इसलिए भी लगा रहा हूँ कि मेरे अंदर जो भी है, जितनी भी मुझ में क्षमता है वो आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए दोस्तों पूरे दिल से पढ़ने का प्रयास किया करो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।